हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 6। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट्स की प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्राथमिक क्षेत्र में रोज़गार का सृजन किया जा सकता है, रोज़गार बनाया जा सकता है। यहाँ लिखा है, भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष आयु की है। यानी कि अगर भारत की जो पॉपुलेशन है उसे 100% माने तो उसमें से 100 में से 60% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 5 साल की उम्र से लेकर 29 साल के उम्र के लोगों की है। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम करते होंगे। यहाँ क्या लिखा है कि अगर मान लिया कि 51% जो है वो 5 साल से 29 साल के उम्र के लोगों की है। भारत में 60% जो जनसंख्या है, 100% में से 60% जो जनसंख्या है वो 5 से 29 साल के उम्र के लोगों की है। और 5 से 29 साल के वर्ष के लोगों को अगर 100% मान लिया जाए तो इनमें से 51% यानी 51% के लगभग ही जो बच्चे हैं वो विद्यालय जाते हैं और बाकी जो हैं खास करके 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर ही रहते होंगे या उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बाल श्रमिक के रूप में यानी कि बाल मजदूर के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और अगर वो जाने लगे स्कूल तो हमें ज़्यादा भवनों की ज़रूरत होगी, यानी कि स्कूल के जो भवन होते हैं उनकी ज़रूरत होगी, ज़्यादा अध्यापकों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा दूसरे कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकता है। योजना आयोग पूर्व वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। यहाँ क्या लिखा है कि योजना आयोग, पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था, अब इसे नीति आयोग कहा जाता है। इसके अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में यानी कि जो एजुकेशन सेक्टर होते हैं, शिक्षा क्षेत्र होते हैं उनमें अकेले 20 लाख रोजगारों को बनाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना है तो जो गांव के क्षेत्र होते हैं उनमें काम करने वाले ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत होगी, नर्सों की ज़रूरत होगी और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में भी अगर स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करने के लिए डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाएगा, नर्सों को अपॉइंट किया जाएगा, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपॉइंट किया जाएगा तो इससे जो रोज़गार है वो बनेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोज़गार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे। ये क्या है? ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोज़गार बनेगा शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इस तरह से जब रोज़गार बनेगा हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर यानी कि जो डेवलपमेंट है उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने के काबिल होंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हर साल जो राज्य होते हैं या फिर जो प्रदेश होते हैं वहाँ के रहने वाले यानी कि वहाँ के निवासियों की इनकम में और उनके रोज़गार में वृद्धि
करने की संभावना होती है, वृद्धि करने की पॉसिबिलिटी होती है। अब वहाँ के निवासियों की यानी किसी राज्य या किसी प्रदेश के रहने वाले लोगों की इनकम में और रोज़गार में वृद्धि करने की कैसे संभावना हो सकती है? ये जो संभावना है ये पर्यटन क्षेत्र में हो सकती है या फिर शिल्प उद्योग में हो सकती है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी जैसी जो नई सेवा है उनके माध्यम से हो सकता है। इन क्षेत्रों में हर एक राज्य या प्रदेश के निवासियों की इनकम में वृद्धि हो सकती है, इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है या फिर रोज़गार में बढ़ोतरी हो सकती है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। कुछ ऐसे क्षेत्र है इनमें जिसमें समुचित योजना, एक योजना की और सरकारी मदद की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार अगर पर्यटन क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ से बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए। पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम हर साल 35 लाख से अधिक लोगों को एक्स्ट्रा रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। जितने भी हमने तरीके पढ़े, जितने भी हमने सुझाव पढ़े, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो या फिर पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में हो, तो जितने भी हमने सुझाव पढ़े उनमें अमल करने में लंबा समय लगेगा। इसलिए छोटी समय के लिए हमें कुछ तेज उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है जिसमें कि गांव के सभी लोगों को काम मिलेगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा गया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम के तहत उन सभी लोगों को जो काम करने के काबिल हैं, जिनमें पॉसिबिलिटी है, जिनमें एबिलिटी है काम करने की और जिन्हें काम करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सरकार के जरिए गांव के क्षेत्रों में साल में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोज़गार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वो लोगों को बेरोज़गारी भत्ता देगी। यानी कि अगर सरकार रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो वो क्या करेगी? सरकार ऐसे लोगों को बेरोज़गारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उस तरह के कामों को वैल्यू दिया जाएगा जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन यानी कि जो ज़मीन होती है उससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में है या फिर ज़मीन से जुड़ी हुई जो उत्पादन होती है उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे ही कामों को वैल्यू दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।